संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का एजेंडा क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं रामदत्त त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मीडिया स्वराज यूट्यूब और फेसबुक पर। आज हम चर्चा करेंगे कि भारत को जो संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल में यानी सुरक्षा परिषद में अध्यक्ष बनने का मौका मिला है 1 महीने के लिए, अगस्त के लिए, उस पर। और हमारे साथ चर्चा के लिए हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ असद मिर्जा, जो पहले बीबीसी लंदन के लिए काम कर चुके हैं। असद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, आपका और आपके दर्शकों का स्वागत है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझाइए कि ये जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता का मौका मिला है हमें 1 साल के लिए भारत को, तो ये कैसे तय होता है कि कब कौन अध्यक्षता करेगा? देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है उसके 5 स्थायी सदस्य हैं, जिनमें कि अमेरिका, रूस, बर्तानिया, फ्रांस और जर्मनी शामिल हैं। और ये सब जो हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो यूनाइटेड नेशंस की शक्ल सामने आई थी, उसके बाद इन पांचों मुल्कों को जो है इसकी परमानेंट मेंबरशिप जो है वो दी गई थी। और उसके शुरुआत से ही इसकी डिमांड होती रही कि इसमें और ज़्यादा मुल्कों को शामिल करना चाहिए। तो उसके लिए थोड़े दिनों के बाद एक मैकेनिज्म तैयार किया गया, जिसके ज़रिए सुरक्षा परिषद के 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो हर साल जो है 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो हिंदुस्तान जो है वो इस साल के शुरुआत में उन 10 राष्ट्रों के में शामिल हुआ था जो कि अस्थायी रूप से सुरक्षा परिषद के सदस्य बने थे। इसी तरीके से जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होते हैं, उनके राष्ट्र के नाम के अंग्रेजी के पहले अक्षर को जो है वो रोटेट किया जाता है, और उस रोटेशन के हिसाब से हर मुल्क को ये मौका दिया जाता है कि वो कम से कम 1 मर्तबा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 मर्तबा जो है वो सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता का जिम्मेदारी संभाले। तो हिंदुस्तान जो है वो इस साल जनवरी में नॉन परमानेंट मेंबर की फहरिस्त में आके नॉन परमानेंट मेंबर बना था सुरक्षा परिषद का। ये पहला मौका है कि वो 1 महीने के लिए अगस्त में 31 अगस्त तक जो है वो इसका अध्यक्ष रहेगा, और ये जिम्मेदारी जो है वो उसकी कल से शुरू होगी जी, ऑफिशियली। वो संभाल लिया। हमारे जो जी, संयुक्त राष्ट्र में जो परमानेंट हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन्होंने संभाल लिया और हमको जी, ये मौका अल्फाबेटिकल क्रम से अंग्रेजी के मिला है। जी। तो 1 महीने के लिए ये जो जिम्मेदारी मिली है, इस पर भारत को काफ़ी बधाइयाँ मिल रही हैं। मैं देख रहा हूँ कि रूस ने भी और कई देशों ने दी है। तो इसका क्या, इसकी अहमियत क्या है जो बधाइयाँ मिल रही हैं? क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल मिला है, केवल 1 महीने के लिए है, फिर भी बधाई इतनी क्यों मिल रही है? और भारत में भी इस पर बहुत खुशी का इज़हार किया जा रहा है, जैसे कि बहुत गर्व की बात है। देखिए, ये तो हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है कि हिंदुस्तान जो है वो सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना है, क्योंकि हिंदुस्तान का भी और हर हिंदुस्तानी हुकूमत का और सियासी पार्टी का ये डिमांड रही है कि वो सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर जो है वो बनना चाहिए। लेकिन ये एक मौका हिंदुस्तान को मिला है कि वो इस 1 महीने के अरसे में उन प्रायोरिटीज़ को वाज़ेह कर सके, उन प्रायोरिटीज़ को सामने ला सके जिसके ऊपर कि वो सुरक्षा परिषद में बातचीत कराना चाहता है, उनके ऊपर कोई फैसला कराना चाहता है, और वो ये चाहता है कि डिप्लोमेसी के ज़रिए किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उनको किस तरह से सुलझाया जा सके। इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि अ, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम जो है इस 1 महीने के दौरान 5 एस से ये काम शुरू करेंगे, जिसके अंदर की संवाद और सहयोग और आपसी बातचीत। इसके अलावा ये है कि हम हर एक मुल्क का ये चाहते हैं कि वो उसकी तरक्की जो है वो सबकी बहुरूपी तरक्की जो है वो हर देश की होनी चाहिए। तो इसको एक तरीके से पंचशील का एक नया नाम भी दिया जा रहा है कि एक नया पंचशील जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। नहीं, इसके बहुत अच्छी बात कही है प्रधानमंत्री जी ने कि शांति, सहयोग, संवाद। काश हमारे प्रधानमंत्री भारत की राजनीति में भी इन शब्दों का और इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करें और संवाद कम से कम अपने संसद में ही जो तमाम दल है और उनके साथ संवाद बढ़ाएं, सहयोग से देश के लिए विकास के काम करें।
खैर, न सही भारत विदेश के लिए वो काम करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग, सुरक्षा, समृद्धि, ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ये बात कही है। भारत के जो वहाँ रिप्रेजेंटेटिव हैं स्थायी, उन्होंने क्या मुद्दे आइडेंटिफाई किए? उन्होंने समुद्र अपनी कूटनीति में जो समुद्री सुरक्षा है या आतंकवाद है, इन पर जोर दिया है ना? जी, संयुक्त राष्ट्र में हिंदुस्तान के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं या उसके राजदूत जो हैं श्री त्रिमूर्ति, उन्हीं ने अपने एक वीडियो मैसेज में उन इश्यूज की निशानदेही की जिसके ऊपर कि भारत आने वाले 1 महीने के दौरान जो है वो बहुत ही फोकस्ड तरीके से काम करेगा। उनके अंदर जैसा कि आपने कहा कि समुद्री रास्तों की हिफाजत जो है वो एक अहम हिस्सा है, क्योंकि हिंदुस्तान का ये कहना है कि जो आप ये माने कि पिछले 15-20 सालों के अंदर हिंद महासागर और अरब सागर में जो है पायरेसी का एक इशू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और हिंदुस्तानी जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं और हिंदुस्तान की नेवी ने जो है उसके ऊपर बहुत हद तक काबू पाया है। और हिंदुस्तान का ये मानना है कि जब तक हमारे समुद्री रास्ते जो हैं उनकी हम सुरक्षा तरीके से नहीं कर सकेंगे, तो ना ही हम अपने देश का और ना ही विश्व व्यापी तौर के ऊपर जो है वो कारोबार को हम एक यकीनी चीज़ बना पाएंगे। इसके अलावा टेररिज्म की बात करने के लिए हिंदुस्तान का कहना है कि टेररिज्म हर मुल्क के लिए खतरा है, और हमें टेररिज्म के साथ साथ हमें काउंटर टेररिज्म की बात करनी चाहिए कि किस तरीके से मुख्तलिफ देश जो हैं वो आपस में मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनाएं कि हम किस तरीके से काउंटर टेररिज्म के जरिए टेररिज्म का खात्मा कर सकें। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ हिंदुस्तान का कहना है कि वो चाहता है कि उसको शामिल किया जाए, उसमें जो है वो संयुक्त राष्ट्र की जो अमन फ़ौजें होती हैं या पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं, उसको हिंदुस्तान का कहना है कि उनको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और उनकी सुरक्षा की भी ज़िम्मेदारी जो है जो संयुक्त राष्ट्र की होती है। तो क्योंकि जब संयुक्त राष्ट्र किसी दूसरे मुल्क में अपनी फ़ौजें भेजता है, तो अपने फ़ौजियों के वहाँ पर जो लड़ाई चल रही है उसको बंद कराने के अलावा उसको अपने फ़ौजियों की सुरक्षा का भी जो है वो यकीनी बनाने चाहिए कि उसकी फौजी सुरक्षा है। तो हिंदुस्तान इन 3 चीज़ों के ऊपर पीस कीपिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी और ये तो काउंटर बिल्कुल टेररिज्म के ऊपर। बहुत ही वाजिब बात है कि जो शांति, एक तरह से शांति सेना कह सकते हैं जो होती है, जो संयुक्त जी, राष्ट्र के तत्वावधान में जाती है, उसमें सभी जी। देशों के लोग सैनिक होते हैं। तो जाहिर है कि उनकी सुरक्षा तो एक बड़ा मुद्दा है ही। अगर उनकी सुरक्षा नहीं होगी और वो भी होस्टाइल एरिया में जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाते हैं, तो वो एक तो बिल्कुल उनकी सुरक्षा तो होनी ही चाहिए। जी। मैं ये देख रहा था मीडिया में कि पाकिस्तान ने इस पे भी बड़ा अजीबो-गरीब जो है वो प्रतिक्रिया व्यक्त की है, और उन्होंने एक तरह से वो कहा है कि बहुत भारत ज़िम्मेदारी के साथ और न्यायपूर्वक निभाएगा 1 महीने का ये जो दायित्व है, और उसमें भी उन्होंने कश्मीर का मसला फिर से उठा दिया है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के ताल्लुक से जब भी कोई चीज़ विश्व व्यापी सतह पर या दोनों मुल्कों के दरमियान होती है, तो पाकिस्तान का नज़रिया उस पे हमेशा से नेगेटिव रहता है। तो हमें कोई ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए थी कि पाकिस्तान जो है उसको बहुत ही गर्मजोशी के साथ इस खबर को लेगा, क्योंकि वो जैसा कि आपने कहा कि हर खबर के साथ में वो कश्मीर का जो मसला है उसको शामिल करके उस बात को बिल्कुल एक नया रंग देने की कोशिश करता है। तो हमें पाकिस्तान के इस रवैये से या उसके इज़हार से या उसके एक्सक्लेमेशन से कोई हमें ज़्यादा मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका पुराना तरीका है, वो उसी में चलते रहेंगे। लेकिन ये है कि दूसरे मुल्क जो हैं उनको ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान इस 1 महीने के दौरान में कोई बामानी कोई सक्सेसफुल चीज़ें जो हैं वो सुरक्षा परिषद में ला सकेगा, और इसके लिए हिंदुस्तान ने तैयारी पिछले 6 महीने में तय कर दी थी। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने कुछ उन मुल्कों का दौरा भी किया था जहाँ पे कि कोविड के दौरान में हवाई सफ़र की इजाज़त थी, और वो मुल्क जो कि अभी सुरक्षा परिषद के नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, 1-2 मुल्कों का उन्हीं ने दौरा किया था। उसके अलावा हमारी विदेश मंत्रालय के अपर सचिव जो हैं एक घोष साहब को एक भेजा गया था दूसरे मुल्कों के जो सियासी रहनुमा हैं उनसे बातचीत करने के लिए, ताकि हिंदुस्तान ये चाहता है कि जो 3 उसने इश्यूज़ जो हाइलाइट किए हैं उन पर एक रज़ामंदी जो है वो बनाकर, एक सहमति बनाकर उसके बाद कोई रिज़ॉल्यूशन जो कि
बाअसर हो, बामानी हो और उनके ऊपर एक प्रैक्टिकल तरीके से कोई काम किया जा सके, उस तरीके से उसको आगे लेके चलना चाहता है। और इसीलिए हिंदुस्तान ने जो है इन तीनों मसाइल के ऊपर जो है, इन तीनों इश्यूज के ऊपर जो है एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू करने का भी अपना डिक्लेरेशन दिया है। और ये कैंपेन जो है वो चल रहा है। और इस कैंपेन में सिर्फ सुरक्षा परिषद के सदस्य ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र संघ के सदस्य जो हैं, जिनकी तादाद 193 के करीब है, उन सब से हिंदुस्तान ये कह रहा है कि आप हमारे इस रिजोल्यूशन के ऊपर और सपोर्ट करते हुए अपने हस्ताक्षर उसके ऊपर दीजिए। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जिसको कि दो बार ये मौका मिलेगा 2 साल के अरसे में कि वो सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बने। अगस्त के बाद आइंदा जो है दिसंबर 2022 में हिंदुस्तान को एक बार फिर मौका मिलेगा कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता जो है वो संभालेगा। और उम्मीद ये की जा रही है कि अभी इस अगस्त के महीने में हिंदुस्तान जो चीज़ें शुरू करेगा उनके ऊपर वो आने वाले वक्तों में काम करता रहेगा। लेकिन एक जो हिंदुस्तान से उम्मीद की जा रही है कि वो किस तरीके से इन चीज़ों के ऊपर रिजल्ट दिखाएगा, वो जो है हम देख पाएंगे अगले साल दिसंबर में। क्योंकि ये बहुत कम होता है कि कोई मुल्क जो वो नॉन परमानेंट मेंबर है उस जाने से पहले उसको एक अध्यक्षता का मौका मिले, जो कि हिंदुस्तान को मिलेगा। जी जी, नहीं निश्चित रूप से ये भारत के लिए गर्व की बात है, गौरव की बात भी है, और भारत के लिए सबसे बड़ी ये मौका है एजेंडा सेटिंग का। कि देखिए जब मुल्क आजाद हुआ था उसके बाद आप देखिए कि उस समय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, उनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतना कद बड़ा था कि एक नॉन अलाइन मूवमेंट के जरिए वो एजेंडा सेट करने वालों में थे। भले भारत आर्थिक दृष्टि से बहुत समृद्ध नहीं था, लेकिन एक नैतिक बल था उनके पास, जिसकी वजह से वो दुनिया में एक, और वो जो उन्होंने निर्गुट नीति अपनाई थी उससे एजेंडा सेटिंग का काम करते थे। तो फिर ऐसा मौका मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो आज के हिसाब से है भारत एजेंडा सेट करेगा। लेकिन एक बहुत अहम मुद्दा है भारत के हिसाब से कि भारत को परमानेंट सीट कब मिलेगी सुरक्षा परिषद में। देखिए इस सिलसिले में तो बाकी जैसे मैंने कहा था कि जैसे ही सुरक्षा परिषद का गठन हुआ था उसी के साथ साथ ये बातचीत शुरू हो गई थी कि इसके अंदर जो है वो दूसरे राष्ट्रों को भी शामिल करना चाहिए। और बरतानिया के हिस्टोरियन पॉल कैनेडी का कहना है कि इसके शुरुआत में ही इसके बढ़ाने के बीज जो हैं वो उस वक्त डाल दिए गए थे कि इसको सुरक्षा परिषद को किस तरीके से बढ़ाया जाए। हाल ही में जो हम कह सकते हैं तो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान ने जब वो 2004 में अपने अधिकारियों से कहा था कि वो एक रिपोर्ट पेश करें जिसके जरिए ये तय किया जा सके किन किन राष्ट्रों को परमानेंट मेंबर्स के तौर पर यूनाइटेड नेशंस में जो है वो शामिल किया जा सकता है। और उन राष्ट्रों में हिंदुस्तान का नाम, चीन का नाम, इटली का नाम ये जो है तो इन मुल्कों का नाम है। उसके अलावा एक डिमांड ये भी है कि अफ्रीकी मुल्कों का एक वहाँ पर जो है वो रिप्रेजेंटेशन होने चाहिए। और उसके साथ साथ अरब नेशन जो हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होना चाहिए। लेकिन अभी तक उस चीज़ के ऊपर कोई फैसला इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि पहले इस रिजोल्यूशन को जनरल असेंबली में पास होना पड़ेगा 2/3 मतों से। और 123 राष्ट्रों को जब तक ये उसके हक में अपना वोट नहीं डालेंगे तब तक ये मामला आगे नहीं चलेगा। ये अभी जनरल असेंबली के सामने है लेकिन उसके ऊपर कोई पॉजिटिव आगे एफर्ट्स जो हैं वो नहीं चल रहे हैं। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरीके से, क्योंकि हिंदुस्तान को सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए हर सुपर पावर या अभी जो फिलहाल हमारे सुरक्षा परिषद के 5 मेंबर्स हैं उनमें से 4 मेंबरों ने कई बार ये बात कही है कि भारत को जो है वो परमानेंट मेंबर जो है वो बनाया जाना चाहिए। चीन के अलावा चीन ने कभी भी इसके लिए अपनी सहमति नहीं दी है। उसने वाज़ेह क्लियर लफ्ज़ों में उसका विरोध भी नहीं किया है, लेकिन कभी उसने हिंदुस्तान की इस डिमांड का सपोर्ट भी नहीं किया। नहीं, ये तो बिल्कुल देखिए वाजिब बात है कि भारत और भारत के अलावा आपने और जिन मुल्कों की बात कही है कि भाई चीन का भी मामला है, अफ्रीका का भी मामला है, अरब कंट्रीज से भी है। जब तक अब यूएन को थोड़ा ब्रॉड बेस नहीं किया जाएगा और सभी जो वर्तमान की शक्तियां हैं उनका रिप्रेजेंटेशन जब तक सुरक्षा परिषद में नहीं होगा तो मुझे लगता है कि वो सही ढंग से काम भी नहीं करेगी। जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो रहे हैं उनको इसीलिए शायद सुलझाने में, शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में शायद यूएन इतना कामयाब भी नहीं है
क्योंकि वो उसमें शक्ति संतुलन अभी उसका डेमोक्रेटिक और ब्रॉड बेस नहीं है, और जो कई बार ऐसा महसूस होता है कि उसमें अमेरिका जो है या ये शक्तियां जो है, पुराने दादा लोग अपनी थोड़ा दादागिरी का इस्तेमाल करके उसको अपने ढंग से उसको चलाने की कोशिश करते हैं। तो उसका ब्रॉड बेस होना बहुत जरूरी है, और हम उम्मीद करते हैं कि भारत को ये जो मौका मिले है तो इसमें थोड़ा इसके पक्ष में भी जनमत बनाएंगे, और भारत के प्रधानमंत्री भी इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि भाई वो जो उनको मौका मिलेगा सदारत करने का तो वो करेंगे। तो चलिए, एक अच्छा मौका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी, भारत के लिए भी, और जो भारत के डिप्लोमेट्स हैं उनके लिए भी अपनी क्षमता, अपनी दूरदर्शिता दिखाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद असद मिर्जा साहब आपको हमसे बातचीत करने के लिए। और सभी श्रोताओं से फिर से हम आग्रह करते हैं कि अगर अभी तक आपने मीडिया स्वराज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दीजिए, और इस एपिसोड को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ।